So, hello friends, once again, जैसा कि पिछला वीडियो हमने किया था, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आगे फर्दर बुक्स में जाने से पहले मुझे लगा कि क्यों ना आपके संग एक जर्नल आपके लिए एक जर्नल एंट्री प्रैक्टिस सेशन रखा जाए, जिससे आप कई चीज़ों को समझ पाएं, वो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं और प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चार पांच हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, इन ट्रांजेक्शन को देखेंगे, इनकी क्या एंट्री बनेगी, इनको कैलकुलेट भी करेंगे। और इसमें एक चीज और है यहाँ पे, वो है टैक्सेस, ये वाला। मैंने अभी तक आपको टैक्सेस वाला पार्ट नहीं समझाया था। ये टैक्सेस वाला पार्ट और आपको समझाऊंगा। ठीक है। हम्म, हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं टैक्सेस। टैक्सेस हम, मुझे लगता है मैं टाइप कर दूं वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चलिए तो ओके। टैक्सेस इन इंडिया है। टैक्सेस इन इंडिया के दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस तो आपके लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो आपके लगते हैं वो डायरेक्टली इनकम पर लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट डायरेक्ट टैक्सेस। फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस में अब क्या है, जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ओके, हम इसको ज्यादा कवर करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे। ये आपकी सैलरी वगैरह जब ये बिल्कुल बुक्स में लास्ट में बनेगा, वो आपको समझा दूंगा जब हम एडवांस लेवल का करेंगे। अभी बेसिक लेवल का कर रहे हैं तो सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं सबका। तो जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जो दिया हुआ है इसमें, हम इस पर बात करेंगे ये। ठीक है, इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाऊंगा। उसके बाद हम सीधा जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि जब इसको इस टॉपिक को भी डीप में करेंगे तब उसको और डीप में समझाया जाएगा कि जीएसटी क्यों आया, कैसे लगता है, किन चीजों पर लगता है, किन चीजों पर नहीं लगता है। ओके, सो तो यहाँ आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ओके, इसमें क्या है कि पहले स्टेट टैक्स हुआ करता था। स्टेट टैक्स हुआ करता था, हर स्टेट के अपने अपने टैक्सेस होते थे। उसको मिला करके कास्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी। तो ये बड़ा ही दुविधा हो जाती थी कि हम इतना टैक्स पे करते थे। टैक्स तो आज भी पे कर रहे हैं, लेकिन बस उसका नाम बदल दिया। तो सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस एंड इंटीग्रेटेड टैक्सेस। इंटीग्रेटेड टैक्सेस। ओके, तो ये तीन तरीके के टैक्सेस लेते हैं। अभी यहाँ जो हम एग्जांपल लेंगे, ये समझ लिए, ये जो दो टैक्स हैं ये विद इन विद इन स्टेट पर अप्लाई होता है, और ये जो टैक्स है ये बिटवीन द स्टेट्स अप्लाई होता है, बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। यानी अगर मैं यूपी को ले लूं, या हरियाणा लूं, या दिल्ली लूं, ठीक है,
इन तीनों में से कोई भी जो हो रहा है, तीनों का टालता हूँ, नहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एक ले लेते हैं कोई भी। तो मान लो दिल्ली ले लेते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर वो विद इन दिल्ली हो रही है, दिल्ली के अंदर अंदर हो रही है, तो उस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगते हैं। ठीक है, इसका नाम है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, अगर जैसे मान लो कोई चीज दिल्ली टू यूपी आ रही है या जा रही है, यानी कोई भी दो स्टेट है, उन दो के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पर ये टैक्स लगता है, जिसे हम कहते हैं IGST। ठीक है, ये हो गया आपका SGST एंड ये हो गया आपका CGST। ठीक है, यानी मान लो अगर हमारे टैक्सेस 5% है किसी भी गुड पर, तो यहाँ पर 2.5% ये लगाएगा, 2.5% ये लगाएगा। अगर वही गुड्स बाहर जाता है तो टोटल 5% हम उसमें यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो अभी जो हम एग्जांपल लेंगे वो इसी पे बेस्ड होगा। तो पहली एंट्री पर आते हैं हम। पहली एंट्री ये कह रही है कि मयंक बॉट गुड्स 10,000 ऑन रुपीज क्रेडिट। ठीक है, 10,000 के उसने सामान लिए, क्रेडिट पे लिए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट पे लिए हैं। ठीक है, और ये क्या है, 10,000 के गुड्स हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे भी अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, किसने लिए है, मयंक ने लिए। क्या एक्टिविटी हो रही है, बॉट। बॉट का हमने क्या बताया था, अगर मयंक कहीं खर्च करेगा तो उसके लिए क्या होगा, बॉट। बॉट क्या हो जाएगा, बॉट मतलब परचेजेस, परचेजेस होगा। अब परचेजेस होगा यानी परचेज क्या है, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस का हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, और इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, ऑन क्रेडिट ले रहा है। ऑन क्रेडिट मतलब बाई बिल, इसे प्रैक्टिकल टर्म में कहते हैं बाई बिल। यानी यहाँ कैश नहीं दे रहा है, वो खाली नाम से बिल से ले रहा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब वो पार्टी कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम नहीं लिया है, पार्टी अकाउंट। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मेट होगा। लेकिन ये फॉर्मेट बेसिक वाला है, इसमें हम अभी टैक्सेस भी तो लगाएंगे। क्या वो कोई भी चीज अगर परचेज करेगा, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ, अगर कोई भी चीज परचेज करेगा तो उस पर टैक्स भी तो देगा भाई। तो क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जी परचेज दे रहा है, यानी कि क्या किया इसने, परचेज टैक्सेस दिया है, पे करेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी। विद इन, मान लीजिए इसमें इसने विद इन द स्टेट किया है, मान लो दिल्ली के अंदर अंदर किया है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन दिल्ली के अंदर अंदर हो रही है, तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, सॉरी आउटपुट नहीं है, इनपुट होगा, माय मिस्टेक। ओके, क्योंकि वो परचेज कर रहा है तो बियर कर रहा है, तो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ओके, इसको और क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो अब लेकिन ट्रांजैक्शन क्या बनेगी है, 10,000 का सामान है,
10,000 का सामान है, उसमें हमने क्या बोला था, हम 5% का रेट लेके चलेंगे। तो 10,000 पे जब हम 5% टैक्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। भाई 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500। तो 10,000 का तो इसका सामान हो गया। ओके, 10,000 का तो इसका सामान हो गया, और टैक्स क्या लगा, 5%। लेकिन ये 5%, 2.5% ये यहाँ लगेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, और 2.5% यहाँ लगेगा। तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी में हम 2.5% यानी जो भी हमारा बन रहा है, कितना बन रहा है, 500, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 250 रुपीज एंड 250 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिख देंगे 250, 250, और यहाँ पे इन सब का टोटल आता है हमेशा क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमेशा बराबर होगी, इसी वजह से हम इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी 10,000, 10,500। ओके, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय मयंक ऑन बिल, या आप क्रेडिट भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, ये हमारी हो गई पहली एंट्री, ये हमारी हो गई पहली एंट्री। अब आप चेक करिए किस किस की ये एंट्री सही थी या गलत थी, चेक करके देखिए, या आपने दिमाग में ही रिकॉल किया हो तो देखिए क्या सही थी। अगर सही थी तो वेल एंड गुड, आप सही जा रहे हैं, आपने सही सीखा है जहां से भी सीखा है। और अगर आप गलत जा रहे हैं तो एक बार चेक करिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार इन सबका नेचर भी समझा देता हूँ। देखिए, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अब ये इनपुट सीजीएसटी है और इनपुट एसजीएसटी है, अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए एक्सपेंस ही हुआ, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं, पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया, क्योंकि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। ठीक है, बाद में इसका क्या होता है वो बाद की बात है, अभी जो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, क्या कहते हैं, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। और पार्टी को क्रेडिट इसलिए किया कि पार्टी क्या है हमारी, यहाँ पे पार्टी है क्रेडिटर, सप्लायर है ना ये, सप्लायर है, यानी क्रेडिटर है। क्रेडिटर है तो मतलब लायबिलिटी है, और यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी देखो ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमें इसे पैसा फ्यूचर में देना है, अभी हमने पैसा दिया नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा। आप चाहें तो पिछले में मैंने आपको जो चार्ट बताया था, आप उसे एक बार देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी हो सकता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या हो सकता है, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। क्या थी हमारी नेक्स्ट एंट्री, ही सोल्ड देम फॉर 1 लाख, मुझे लगता है ये गलत हो गया, 1,50,000 नहीं है, 15,000 है, 1 लाख 15,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल का भी सिस्टम वही है, अब उसने क्या किया, सेल कर दी। ठीक है, तो बी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसने जो सामान खरीदा था, ठीक है, वो बेच दिया, उसने 10,000 का खरीदा था, और उसने कितने बेच दिया, 15,000 में खरीद बेच दिया। ओके, यानी क्या यहाँ ट्रांजेक्शन क्या हुई, सेल्स हुई। ठीक है, सेल्स किस में आता है, सेल्स, सेल्स किस में आता है, सेल्स आता है आपका रेवेन्यू में। ओके, अब ये सेल्स हो रही है यानी सेल्स बढ़ी है, जब सेल्स बढ़ी है तो हम क्या करते हैं, क्या बताया था हमने कल चार्ट बनाया था, जब जब एसेट करके चार्ट बनाया था, एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंस, यही बनाया था। तो इंक्रीज और डिक्रीज का बनाया था, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट,
इनकम या रेवेन्यू, इसे रेवेन्यू भी कहते हैं। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, जैसे अभी हमने पिछली एंट्री में किया, एक्सपेंस या लॉसेस। ओके। और अगर बढ़ते हैं तो, घटते हैं तो क्रेडिट। यही किया था हमने। तो इसकी क्या एंट्री बन सकती है बताइए? क्या है हमारी ट्रांजेक्शन? क्या है ट्रांजेक्शन? ही सोल्ड देम फॉर 15,000। इसको मैं जरा ब्लैक कर देता हूँ इस, एक मिनट। ओके। ही सोल्ड देम फॉर 15,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या किया, ऑन क्रेडिट, यानी इसने भी अभी पैसा नहीं लिया है। नहीं लिया है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी? इसकी एंट्री बनेगी पार्टी अकाउंट डेबिट। ओके। तो ओके, तो यहां बनेगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके। टू सीजीएसटी अकाउंट, टू एसजीएसटी अकाउंट। ओके। और यहाँ पे हम नीचे इसकी नरेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? 15,000 में इसने क्या किया है? 15,000 में इसने सेल किया है। जब 15,000 में सेल किया है तो खाली 15,000 तो होगा नहीं, इसके संग प्लस टैक्सेस भी होंगे। भाई 15,000 उसने जो सामान बेचा है उस पर टैक्सेस भी लगाएगा। अब 15,000 का अगेन 5% लगा लीजिए आप लोग। क्या होगा 5%? 750। भाई 15 5 या 70, 750। ठीक है, 750 का आप हाफ ऑफ कर लीजिए, यानी यहाँ आ जाएगा 375। सॉरी, ये मैंने डेबिट साइड लिख दिया। इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह हो जाए। ओके। तो पार्टी अकाउंट में बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पार्टी अकाउंट में मैंने डेबिट क्यों किया वो फिर से समझाऊंगा। इसको यहाँ समझिए कि सेल्स अकाउंट में कितना आएगा हमारा। सेल्स अकाउंट में तो टोटल वही बिल आएगा जो हमारा सामान क्या है, 15,000 का। अब उस पर टैक्सेस कितने लगेंगे? टैक्सेस लग रहे हैं 5%, यानी दोनों में डिवाइड हो जाएंगे 2.5%। 5% कितना हो गया? कैलकुलेट करना आता है तो, नहीं तो ऐसे ही समझ लीजिए, इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कट आपके, 15 5 जा 75, एंड 750 हो गया। अब इसको 750 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका 375 एंड 375। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15,000 प्लस 750, यानी 15,750 रुपीज। ओके। अब क्लियर है? अब यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मीनिंग क्या हो गया? अब आप बताइए मैंने पार्टी को डेबिट क्यों किया है? वाई? मैंने पार्टी को डेबिट क्यों किया है? पार्टी को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि पार्टी क्या है हमारी, यहाँ पर पिछली पार्टी हो गई थी क्रेडिटर, लेकिन ये पार्टी हो जाएगी हमारी डेटर। और डेटर्स क्या होते हैं कंपनी के लिए? होते हैं एसेट्स। और एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। डेटर बन गया ना, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो एसेट का भी, जब पिछले चार्ट में क्या था, हम क्या करेंगे उसे डेबिट। इस वजह से हमने पार्टी को यहाँ पे डेबिट किया है। ओके, इतना क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 10,000। मुझे लगता है सब में एक एक जीरो शायद गलती से बढ़ गया है, तो सही कर देते हैं।
ओके, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 1000। अब उसने क्या किया वहां पे, क्या किया है रेलवे ट्रांसपोर्ट पे, भाई रेलवे ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या हो गया उसका, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जब एक्सपेंस हो गया तो उसको क्या करते हैं हम एक्सपेंस को, अभी अभी हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले वाली में। रेलवे ट्रांसपोर्ट आएगा किस में, कौन से हेड में आएगा, बता सकता है कोई इन चारों में से। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। देखो ये एसेट तो होगा नहीं, ओके, लायबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि मुझे फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, इनकम तो वैसे भी नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास, एक्सपेंस। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है हमारा, तो इसे क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू, किससे पे किया है हमने, कैश या बैंक, अगर बैंक से किया है तो बैंक लिख देंगे, कैश से किया है तो कैश लिख देंगे। मैं कैश ले ले रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का 1000, 1000 बीइंग एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस ना लिखो, पूरा समझ लो, कहीं फिर बाद में नरेशन में बहुत क्लियर लिखना चाहिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो आगे जब आप बुक रिकंसाइल करोगे। तो एक्चुअल में रिकंसिलिएशन नरेशन देख के ही होता है, फिगर्स तो देखते ही देखते हैं क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, कब क्या होती है, तो आप नरेशन देखते हो तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, बीइंग रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मेड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन मेड। ओके, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों में से एंट्री। चलिए, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। क्या थी हमारी नेक्स्ट एंट्री, ही बॉट प्रिंटर फॉर 5000। अगेन सेम, क्या अब इसकी एंट्री तो बता ही दो आप लोग, क्या होगी इसकी एंट्री। चलो, क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, क्या हो रही है, प्रिंटर परचेज किया है, प्रिंटर परचेज किया है। ठीक है, कितने का किया है, 5000 का। अगेन मान लो इस पे अगर 5% टैक्स लगता है हमारा, और ये विद इन द स्टेट हो रहा है, ओके, अगर ये विद इन द स्टेट हो रहा है तो हम क्या बनाएंगे इसकी एंट्री, सेम, परचेजेस अकाउंट, ओके, क्या बनेगी हमारी, परचेजेस अकाउंट, डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट टू, टू व्हाट, कैसे पे किया हमने, कैश किया, टू कैश अकाउंट, या बैंक से करते हैं तो बैंक अकाउंट, अगर पार्टी से करते हैं या किसी और वे से करते हैं तो वो भी नाम आ जाता है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या फिगर लिखेंगे, क्या फिगर लिखेंगे, 5000 जो है, 5000 जो है उसका फिगर क्या आएगा, एक तो टैक्स लगेगा पहले उस पर, 5% वाला जो मैंने बताया, 5 का 5% क्या हो गया, 5 5 जा 25, सिंपल सा 250 का टैक्स लगेगा, यानी 250 तो इसमें ऐड हो जाएंगे, 5000
+250 यहाँ पर आएगा, ठीक है, सॉरी 250, ठीक है, 250, 250 कैसे लिखेंगे, 125 इसका, 125 इसका, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5250 रुपीज। ओके, सो बीइंग प्रिंटर परचेज्ड फॉर ₹5000, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है। अब एक और चीज, जब हम परचेजेस लिखते हैं, ठीक है, आप या तो परचेजेस भी लिख सकते हो, या फिर इस एंट्री को परचेजेस की जगह, ये क्या प्रिंटर हमारा क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट बनेगा, ठीक है, एसेट ही बनेगा प्रिंटर हमारे लिए। तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंटर अकाउंट, ओके, या ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको ऐसे ना करके इसको आप ऑफिस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके, इतना क्लियर है। चलिए, अब हम एक और चीज सीखते हैं, लास्ट वाली एंट्री शायद इसके बाद। ओ, अभी तो फिर से पेड पोस्टल चार्जेस फॉर 1000 है। अब इसकी एंट्री में आपको नहीं बताऊंगा, ये एंट्री आप खुद करिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम बाकी एंट्री कर देते हैं, एडजस्टिंग टैक्सेस वाली लास्ट में आती है, एडजस्टिंग टैक्स। अब एडजस्टिंग टैक्सेस का मतलब क्या होता है, एडजस्टिंग टैक्सेस, इसे मैं लगता है टाइप कर देता हूँ, उससे ज्यादा थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। ओके, एडजस्टिंग टैक्सेस, ओके। तो एडजस्टिंग टैक्सेस में क्या होता है, जो हमने टैक्स पे किया है, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो हमारा बचता है, अगर ज्यादा है तो आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ओके। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, ये एक तरीके से ऐसे समझ लो, आपका टैक्स पोर्टल पर आपका वॉलेट है, ठीक है, टैक्स पोर्टल पे आपका वॉलेट है। टैक्स पोर्टल पे वॉलेट का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं अभी, फिर एंट्री करेंगे। जैसे मान लो आपने जो आउटपुट टैक्स दिया, यानी जितनी भी सेल की उसमें जो आउटपुट टैक्स दिया वो 100 का दिया, ठीक है, और इनपुट टैक्स है, यानी जब परचेज किया तो उस पर भी आपने टैक्स पहले ही दे दिया है। ये क्या होता है, आउटपुट टैक्स आपको जमा करना होता है। और इनपुट टैक्स क्या है, आप पहले ही दे चुके हो, जब परचेज कर रहे थे तो उसने क्या कहते हैं, आपने शॉपकीपर को ऑलरेडी दिया था। तो 100 मान लो, और अगर आपका परचेज का जो टैक्स लगा था वो 80 तक गया था, तो जो रिमेनिंग 20 रुपीज है, क्योंकि आप टैक्स पहले ही 80 रुपीज दे चुके हो और ये 100 रुपए का भी जमा करोगे, तो जब जमा करोगे तो इसमें से 80 वाला कट जाएगा, जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो कट जाएगी, और जो बैलेंस होगा वो इलेक्ट्रॉनिक, जिसे कहते हैं ईएलसी, ईसीएल सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ईसीएल में जमा हो जाएगा। फिर जब अगली बार कोई टैक्स बनेगा, मान लो आपका टैक्स बना 10 का, जैसे मान लो ये हो रहा है 80, और इस बार नेक्स्ट टाइम हो गया 90, यानी आपके क्या हो गए, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 20 में से 10 ऑटोमेटिकली इसी वॉलेट में से कट जाएंगे और बैलेंस दोबारा ईसीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, इतना क्लियर है। चलिए, अब वो एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, उस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने आउटपुट टैक्सेस को देखेंगे, कितने आउटपुट टैक्सेस हमारे कितने बने हैं यहाँ पे, इनपुट कितने बने हैं, और फिर लास्ट में जो बैलेंस होगा, इसी एंट्रीज में देखते हैं आउटपुट कितने बने हैं हमारे, देखते हैं जरा। ओके, चलिए, कहाँ कहाँ हमने टैक्सेस दिए हैं। हाँ, ये हो गया, टैक्स कितना था, 500, 500 लिख लेंगे, फर्स्ट हो गया 500, सेकेंड हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और लिखनी थी, जो सेल्स वाला है, इसमें आप आउटपुट टैक्सेस लिखेंगे, ओके, आउटपुट टैक्सेस,
आउटपुट जब सेल करते हैं तो आप आउटपुट लिखते हैं। ओके, तो ये कितने हुए आपके 750। परचेज हुई, इनपुट टैक्सेस कितने हैं हमारे? 500। लिखते जाते हैं, ऐसे भूल जाएंगे। चलिए ऐसे लिखते जाते हैं। ए पर हमने एक ट्रांजेक्शन में कितने दी थी? 500। ओके, इनपुट था ये। परचेज की थी इनपुट, तो इसे इनपुट कॉलम में ही डालते हैं सीधा। तो ये हम बार बार करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इनपुट वाले को मैं लाल से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले थे हमारे 500। ओके, चलिए वापस चलते हैं फटाफट। 500 हो गया था। चलिए अब आउटपुट, आउटपुट वाले कितने हो गए थे? 750। अब ये 750 यहाँ लिखते हैं हम आउटपुट वाले में। आउटपुट वाले को मैं ग्रीन से लिखता हूँ। ओके, 750। देन अगेन बैक जाइए। 750 तक यहाँ तक हो गया था। हाँ, परचेजेस में फिर से हमारा इनपुट टैक्स आ गया कितना? 250 का। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से इनपुट आ गया हमारा। रेड से करते हैं। 250 का। तो हमारा कितना बचा? यानी 750 माइनस, ये भी 750 हो गया, इक्वल्स टू 750 माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है, आपके बराबर बैलेंस है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? आउटपुट सीजीएसटी, जो भी टैक्स आपने जमा किया है, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, तो क्या बना हमारा यहाँ पे? डेबिट, डेबिट में कितना आया था हमारा? ये आउटपुट में कितना आया था हमारा? 750 है। 375, 375। और इनपुट में भी क्या ऐसे इसी तरीके से टोटल आ गया था? 375, 375। तो जब ये ऑलरेडी यहाँ बैलेंस हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कितना पहुंचा? 0। अगर इनमें से कोई भी डिफरेंस होता, मान लो अगर ये हमारा, मान लेते हैं ये एंट्री तो हो गई, अगर मान लेते हैं ये जो हमारा 250 है, मान लो वही 250 नहीं है, जैसे 750 माइनस 500 है, यानी हमारा रिमेनिंग बचा 250। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री भी सेम ही होगी, बस इसमें बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं ओ लिख देता हूँ उसे, ओ सी जी एस टी, आप लोग समझ लीजिएगा, आउटपुट है, ओ फॉर आउटपुट। ओ नहीं, पूरा ही हल थोड़ा सा लिख देता हूँ। आउट सी जी एस टी, आउट एस जी एस टी टू इन, इन फॉर इनपुट, इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी टू ECL अकाउंट। ओके, ये सारे अकाउंट ही आप अकाउंट बात लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? सेम अगेन 375, 375, और यहाँ पे 250, क्योंकि 500 है ये। 250, 250, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या होगा? यहाँ भी 250। सो लिखोगे यहाँ बीइंग टैक्सेस एडजस्टेड। ठीक है, ये यार राइटिंग बड़ी खराब आती है एक तो। ओके, कलर बदल, चलिए। तो हो गया बी टैक्सेस एडजस्टेड। अब एक चीज बता, एक और चीज और आपको बताता हूँ कि हमने टैक्स एडजस्ट क्यों किया, ये एडजस्टिंग एंट्री हमने क्यों डाली? वाई? क्योंकि जब हम
अपने टैक्सेस फाइल करते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा जीएसटी फाइल करना, GSTR 1, GSTR 2A 2B, GSTR 3B, ठीक है। जब ये हम फाइल करते हैं तो इन्हीं सब की कैलकुलेशन के बाद हमको ये एंट्री पास करनी होती है, क्योंकि हमें पता लगता है तभी हम फाइल कर पाएंगे ना, हमारी चीजें क्या हैं, कितने हमने टैक्स पे ऑलरेडी पे किए हैं, कितने हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बैलेंस पहुंच गया है, तो वो गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा बैलेंस होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो गवर्नमेंट क्रेडिट कर देती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आपको ट्रांसफर कर देती है मनी, ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स आपने दिया होता है। और उससे क्या होता है, फिर बार बार अगर आपकी कोई नेक्स्ट टाइम में टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसी में से वो डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार क्यों पे करोगे जब एक बार कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए ये छोटी छोटी एंट्री समझ में आई होगी, बहुत बेसिक लेवल है, बेसिक है, लेकिन ये जो हमने चीजें सीखी हैं ये कंसेप्चुअल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस आपने इनके कंसेप्ट नहीं सीखे तो आप आगे जाके जो भी कॉम्प्लेक्स एंट्रियां बनेगी धीरे धीरे उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ओके। तो इस वजह से आप एक बार इस वीडियो को बार बार देखें, मेरे नहीं देखें तो किसी और के देखें, लेकिन देखें जरूर जहां से आपको अच्छा समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो बनाता रहूं वो आपके पास आते रहें, ओके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।